हमारे यहाँ पर अंग्रेज कैसे आए? सबसे पहली जो नींव है भारत की वो है किले। जितने भी किले हैं भारत के अंदर वो सारे के सारे वास्तु ऑस्पिशियस हुआ करते थे। भारत में दो वास्तु निकल कर आए, एक वास्तु राजाओं का, एक वास्तु प्रजा का। आपने देखा होगा जितने भी किलों में आप जाते हो उनका सेंटर सबसे हाइट पर होता है, डोम बना हुआ होता है। करेक्ट। लेकिन जितने भी हमारे गांव में घर होते हैं उनका सेंटर खाली होता है। हम सभी लोगों को यह बता दिया गया कि यह वास्तु सच्चा है और वो झूठा है, इसलिए भारत दिन ब दिन गरीब हुआ और अंग्रेज जब आए उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर बढ़ता चला गया। हमने अपनी ही साइंसेस को बैक स्टेप पर लेकर गए और वो सारी की सारी प्रॉब्लम, जब आप किलों को जाकर ग्रिड करोगे, जो मैं बोलता हूं वास्तु में, आप हूबहू पाओगे कि सारी की सारी चीजें वैसी हैं। जब तक अंग्रेज नहीं आए, उन्होंने कुछ नया नहीं किया, तब तक वो बिल्कुल सही थी। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू। सर ये वही है, इंडियंस ना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आज भी इन्फ्लुएंस हो बिल्कुल बिल्कुल बाहर के लोगों से, और उस टाइम पे भी हुए थे, अपनी रूट्स फॉलो नहीं करते सर। लेकिन ये बात भी तो है, अब आप देखो कि हर चीज़ का हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है, कि हम कपड़े क्या पहन के निकले, कलर्स, और घर पे जहाँ रह रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, गाड़ी में जो जा रहे हैं। तो सर इंसान पागल नहीं हो जाएगा कि यार मेरे बस में कुछ है नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, छोड़ो जो होगा देखा जाएगा। फिर ये फिलॉसफी भी है कि एवरीथिंग इज प्लान्ड, यू कांट कंट्रोल एवरीथिंग, जो होना है, जो लिखी है वो तो होके रहेगा, जब पैसा आना है वो आके रहेगा, जब जाना है वो किस्मत में नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। तब हमारे जैसे लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, अपने काम से काम रखो, अपने काम को सच्चाई से करो और हर दिन प्रैक्टिस करो, आप मेहनत कर रहे हो तो आपको रिजल्ट उसका मिल के रहेगा। तो मतलब क्या करा जाए अब इस केस में, जब आपके जैसे लोग के साइंस समझाते हैं। फिर और एक चीज़ और है इंडिया में सर, जो हम भी फॉलो करते हैं, बहुत पेशेंस बिल्कुल है ही नहीं, सब कुछ आज चाहिए कि आज अप्लाई करा, आज अगर मैंने आपकी बताई रेमेडी कर दी और आज ही रिजल्ट आ गया तो ठीक है भाई, नहीं तो और छोड़ भी जल्दी देंगे अगर फॉलो करें नहीं तो हुआ। सर ये कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई करे तो करे क्या, न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, सबका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट है भाई साहब, किसमें मानो इसमें मत मानो। और मैं तो इनफैक्ट ये भी देख रहा था, आप साइन कैसा करते हो उससे भी आपकी वो है, आपका फेस हाँ। कैसा है, आपके हाथ में कितने चक्र बन रहे हैं, ओ भाई क्या कुछ है यार, कैसे इसका मैं इस क्या बात करें का सिंपली। दो बातों से आंसर देता हूँ। पहली चीज तो ये कि आपने बोला कि यार हर चीज प्री डिस्टाइंड है, फिक्स है। अगर कुछ भी प्री डिस्टाइंड होता तो हम यहाँ पे पॉडकास्ट भी क्यों बना रहे हैं? हर चीज कर्म के सिद्धांत पर लागू होती है, जो कर्म करोगे उसी का रिजल्ट आपको मिलना है। प्री डिस्टाइंड जैसी कोई चीज नहीं है। प्री डिस्टाइंड क्या होता है कि जैसे महाभारत के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि भाई ये जो लोग हैं, ये इनको मरना ही है एक ना एक दिन, और इनके जो कर्म है वो इनको मार ही देंगे। इससे बेहतर ये है कि तू इनको मार और कुछ पुण्य कमा। मारना तो पड़ेगा ही, नहीं तो वो कर्म का सिद्धांत वहां फेल हो जाएगा। तो आपको किसी भी फल को अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो सोच है कि यार हर चीज फिक्स है, ये उन लोगों की होती है जो घर पे बेड पे आराम से पड़े हैं कि यार अगर भगवान ने लिखा होगा तो मेरी अलमारी में पैसा आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं है। यू हैव टू वर्क हार्ड। इंसान को पैदा होने के लिए भी कर्म करना पड़ता है, ठीक है ना। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि कोई एक व्यक्ति आता है और वो आके बोलने लगता है सब मोहमाया है, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ दफा कर दो, और सारी की सारी गाड़ियां बंगले उसके पास, खुद के पास, और सारी ज्वेलरी मुझे दान दे, सारी ज्वेलरी मुझे दान दे दो। ईश्वर ने आपको जन्म दिया है तो वो कर्म करने के लिए ही जन्म दिया है। बिना कर्म किए आप कितना मर्जी ख्याली पुलाव बना लो और चुपचाप जाकर एक मंदिर में बैठे रहो 24 घंटे, या जिस भी धर्म में भी, कुछ नहीं होने वाला। भारत में जो मंदिरों का बनावट है वो इस तरीके की है कि एक इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल जाता है। मैं आपको एक साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ। शिवलिंग की शेप देखी है आप सभी लोगों ने। शिवलिंग किस चीज को डिनोट करता है? पुरुष और प्रकृति के मेल को डिनोट करता है। पुरुष का मतलब है फिक्स, जिसको टाला नहीं जा सकता। प्रकृति का मतलब है विकृति, जिसको हमेशा बदला जा सकता हो। शक्ति वो है जिसको चेंज किया जा सकता है, और अर्ध जो सत्य है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता वो शिव है। आपने बोला किन चीजों को चेंज किया जा सकता है, किन चीजों को चेंज नहीं किया सकता? जिस चीज के बारे में मेरे को पता ही नहीं, मैं उस बारे में क्यों ध्यान दूं? ये शिव है। और जिस चीज के बारे में मुझे पता है, जैसे मैं कर्म क्या कर सकता हूं, मैं कपड़े क्या पहन सकता हूं, मैं खाना क्या खा सकता हूं, मैं पी क्या सकता हूं, ये सारी चीजें प्रकृति के स्वरूप आती हैं। इनको आपको फॉलो करना चाहिए। उतना आपके वश में है और बाकी आपके वश में नहीं है, पहली चीज। अब अल्टीमेटली डिजायर्स को फुलफिल करना ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पार्ट है। उसी के लिए सारी की सारी साइंसेस बनी है। न्यूमरोलॉजी भारतीय साइंस नहीं है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी भारतीय साइंस है और वास्तुशास्त्र भारतीय साइंस है, पहली चीज।
मैं कहता हूं कि आप सब चीजों को फॉलो नहीं कर सकते, इसमें कोई द्वंद नहीं है, लेकिन क्या आप इन तीनों चारों में से किसी एक को फॉलो कर सकते हो? आप अपने साइन को अच्छा नहीं कर सकते, लेकिन क्या जब आपको बड़ा होना है तो साइन चेंज करने में फर्क कितना पड़ रहा है? आपको दूर से लगेगा मैं 50 चीजें कर रहा हूं, आप कर तो एक भी नहीं रहे। मैं आपके वास्तु में सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं, एक बार अपने घर को या ऑफिस को सेट कर लो, उसके बाद उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपने नाम को सेट कर लो, उसके बाद उसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कोई उपाय कर लो, उसके बाद उसको देखने की जरूरत। मतलब ऐसा नहीं है कि डेली के कपड़े कुछ भी भी नहीं। देख के चलो, नहीं कुछ और ऐसा भी होता है सर कि जैसे मैंने ऑफिस सेट कर लिया या सपोज मैंने घर सेट कर लिया, अब घर सेट कर लिया तो ऑफिस अब जैसा सेट, जैसे कोई मान लो जॉब करता है, उसके कंट्रोल में उसका ऑफिस तो नहीं है पर घर है, तो क्या उसकी ऑफिस लाइफ घर से ही इम्पैक्ट हो जाएगी? हाँ, उसकी ऑफिस क्योंकि लाइफ, काम तो पैसा तो वहां से आ रहा है, रह वो वहां रहा है, तो क्या यहाँ की एनर्जीज इतना इन्फ्लुएंस कर देगी कि अगर आप जॉब में हो तो, अगर आप सर्विस सेक्टर में हो, जब आप अपने घर से सारी एनर्जीज को पाते हो एंड देन फिर उसके बाद किसी ऑफिस में जाते हो जहां जिसका वास्तु ठीक नहीं है सपोज, हाँ, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आप एम्प्लॉय हो। अच्छा, इंपैक्ट उसके ऊपर आता है जो ऑनर है। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसका कैबिन कहाँ पे है, वो कैसे किस डायरेक्शन में बैठा, Yes. उसका वास्तु अलग होगा। नहीं, ऑफिस के मास्टर का होगा। मेरा ऑफिस है तो मुझे ध्यान रखना है, मेरे को इंपैक्ट करेगा कि वो इंसान वहां बैठा है ना, तो यार उसको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, वो अच्छा काम नहीं करेगा, ये Owner मुझे को सोचना पड़ेगा है। फर्क। ऑनर मतलब अगर आप रेंट के घर में रहते हो तो भी आपको फर्क पड़ेगा। ऑनर का मतलब है जिसका अधिकार क्षेत्र इस वक्त पे है। जॉब जब आप कर रहे हो तो आप काइंड ऑफ किसी और का काम कर रहे हो और उस बात का आपको पैसा मिल रहा है। आपका जो जीवन है वो आपके घर से कंट्रोल रहे। ओके। अच्छा सर, एक बात बताओ, जैसे कि घर में जो हमारे मंदिर होते हैं उसमें हम मूर्तियाँ लाते हैं, पिक्चर्स लाते हैं फ्रेम वाली, तो अगर बड़ी मूर्ति रखता है कोई अपने घर में तो वो रखनी चाहिए वो या नहीं रखनी चाहिए बड़ी मूर्तियाँ घर में? लोगों के लिए बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ। और किन किन भगवानों की मूर्तियाँ हमें रखनी चाहिए? ऐसा भी कोई है कि हमें नहीं रखनी चाहिए किसी की? जो मूर्ति है घर में, एक ही भगवान की मल्टीपल मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। पहली चीज, एक ईश्वर की एक ही मूर्ति हो और घर में एक ही जगह पर हो, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। बाकी किसी भी दिशा में ईश्वर फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ईश्वर से लगाव है तो उनका अपना एक निर्धारित स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हर जगह कहीं पर भी उनको एज ए शो पीस यूज कर रहे हो। अगर आप सच में किसी कृष्ण को, किसी राम को दिल से मानते हो, प्यार करते हो, तो उनका एक कमरा निर्धारित होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये मूर्ति लगा सकते हो, लेकिन 9 इंच से ऊपर की जो मूर्ति है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है। ये मान लिया जाता है कि ईश्वर साक्षात इस मूर्ति में विराजमान है, इसलिए घर में मना किया जाता है, क्योंकि हमसे उनकी कदर नहीं करी जाती। अक्सर जो लोग करते हैं उनके लिए बिल्कुल सही है, वास्तु में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आपको उस ईश्वर की कदर करनी पड़ेगी, आपको उस पर भोग भी लगाना पड़ेगा, उस मंदिर को साफ भी रखना पड़ेगा, 3 टाइम का खाना भी देना पड़ेगा, घर में अकेले छोड़ के जाना भी नहीं होगा, बहुत सारी चीजों की आपको चीज करनी होगी। जब आप पिक्चर को देखते हो या आप किसी 2D फ्रेम को देख रहे हो, वहां पर यह माना जाता है कि ये उनका स्वरूप है, ये स्वयं नहीं है। हमारे भारत में ये भी बहुत गलत बात है कि हम घरों के बाहर गणेश जी की फोटो लगा लेते हैं, मूर्ति लगा लेते हैं। गणेश जी आपके गार्ड नहीं है ना, गणेश ईश्वर है। अगर आप अपने ईश्वर की कदर करते हो तो घर के अंदर रखो, प्रेम से रखो। घर के बाहर आपकी रखवाली करने के लिए गणेश जी नहीं बैठेंगे, है ना। आप गणेश जी की रखवाली करोगे, गणेश जी आपकी रखवाली नहीं करेंगे कभी भी। सर थोड़ी ना उस बारे में बात करते हैं। अभी हम जब ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप बता रहे थे स्वर विज्ञान एक चीज़ है विच इज़ अ पार्ट ऑफ वास्तु। जो बहुत प्रसिद्ध बाबा हैं बागेश्वर धाम जी जो हैं, वो ये चीज़ करते हैं, उस बारे में बताओ थोड़ा, ये है क्या चीज़? और देखिए, स्वर विज्ञान एक सेक्रेड साइंस है भारत की, जो लुप्त हो चुकी है बहुत हद तक। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये कि लोग खुद ही उसको फॉलो नहीं करते, दूसरा ये कि जो फॉलो किया करते थे उन लोगों ने क्या किया, यही छुपाना शुरू कर दिया कि अगर मुझे इतना ज्ञान है मैं दुनिया को क्यों बताऊं। वो क्या परफॉर्म करते हैं बागेश्वर धाम, मैं इस पे बाद में आता हूं, लेकिन पहले मैं सब लोगों को एक प्रैक्टिकल करवाता हूं, आप सभी लोगों को, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा मजा आएगा, जितने भी लोग हैं, कैमरामैन वगैरह सारे ही कर लो, आपको इंटरेस्ट भी आएगा, थोड़ा सा मजा भी आएगा। सब लोग कर लो भाई, सब लोग कर लो, है ना। जनता भी करना चाहती है तो कर सकती है। जनता तो फिर करेगी ना, हमें कैमरे के उस पार से जो भी देख रहा है, हाँ। वो सभी लोग इसको कर लिए, हम लोग तो कर ही रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप दोनों हाथों के नीचे, दोनों नाकों के नीचे हाथ लगाइए, ऐसे लेफ्ट और राइट,
एक लेफ्ट के नीचे लगा लिया, एक राइट के नीचे लगा लिया, ठीक है। अब एक्सेल कीजिए। क्या आपको फील हुआ कि किसी एक में सांस तेज है और एक में कम है, एक में से हवा कम आ रही है और एक में से तेज आ रही है? इसको और प्रूफ करते हैं, पहले देखते हैं। एक को बंद कर लीजिए, किसी भी एक को, और इनहेल कीजिए। अब एक्सेल कीजिए। किसी एक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं, ठीक है, जिस एक में आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं वो इस वक्त आपकी एक्टिव नॉस्ट्रिल कही जाती है, जिसको हम ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, शिवा सर्वोदय। शिव के 3 स्वरूप हैं, एक मेल, एक फीमेल और एक जो मिला हुआ जेंडर जिसको हम बोलते हैं वो। मैं शिव की बात से आ रहा था, ये सब कंट्रोल कैसे होता है। जो शिवलिंग की शेप है आपकी बॉडी में एक जगह को दर्शाती है। किस चीज को दर्शाती है वो? आप सब लोग गलत सोचना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन शिवलिंग की शेप आपके इस सिर और रीढ़ की हड्डी के बीच में एक मेडुला ऑब्लागेंटा होता है, उसकी हूबहू शेप है शिवलिंग। हम लोग, लिंग का मतलब होता है स्वरूप, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुरुष का स्वरूप, स्त्री का स्वरूप। तो शिव का स्वरूप इस शिवलिंग, उसकी शेप बॉडी में कहां है? इस गर्दन के नीचे, पीछे। जब भी आप सांस को इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, यहां पर वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट होती हैं। किसी भी शिव के मंदिर में आप जाओगे, आपको यहां पर वाइब्रेशंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एकमात्र डाइटी है पूरी दुनिया के अंदर जिसको भेदा नहीं जाता। जब आप परिक्रमा करते हो तो वापस आते हो, पूरी बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है ये जिसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता, जिसको भेदा नहीं जा सकता, जो आपकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग को जोड़ता है। दैट इज शिवलिंग ऑन योर नेक। ये हर धर्म के व्यक्ति के अंदर पाया जाएगा अगर वो इंसान है तो शिवलिंग तो सबके अंदर बसता ही है, और उसी का जो साइंस पैदा होती है जिसको हम बोलते हैं शिवा सर्वोदय, जो हम अभी परफॉर्म करके देख रहे हैं। तो सांसें कहां तक होती है, आप ट्राई करना। सबसे पहले जो सांस है वो 2 फिंगर्स तक होती है किसी किसी की। एक्सहेल करोगे तो सिर्फ यहीं तक आ रही है, फिर और एक्सहेल करोगे तो चिन तक आएगी, फिर और एक्सहेल कर सकते हो तो चेस्ट तक आएगी, और एक्सहेल करोगे तो यहां तक आएगी। मैक्सिमम एक ह्यूमन की जो सांस है वो 16 फिंगर्स तक जाती है, जो मेरी खुद की 16 फिंगर है यहां तक। 4, 8, 12 एंड 16, ये 16 तक ही मेरी सांस जा सकती है। ये चारों जो सांसें हैं ये डिनोट करती हैं आपकी मनोस्थिति, कि आपके मन में इस वक्त पे क्या चल रहा है, जहां से हमने बात को शुरू किया था। मुझे नहीं पता बागेश्वर धाम बाबा जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं या नहीं फॉलो करते, या वो माइंड ट्रिक फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर ये ज्ञान है, हमारे यहाँ पर ये सिद्धियां हैं और इनको परफॉर्म किया जा सकता है। अब आप सभी लोग जो इस सेशन को सुन रहे हैं, जब मैंने ये सारी बातें शिव की स्टार्ट करी तो लगभग सबकी सांसें शून्य के करीब पहुंच गई होंगी, लगभग 0। यहां तक आपकी मैक्सिमम सांस एक्सहेल हो रही होगी, चिन तक, इससे ज्यादा नीचे नहीं जा रही होगी। बिल्कुल एक शांत इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं, हल्का इन्वायरमेंट बोलते हैं। नहीं तो जब आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो तो सांसें बहुत ज्यादा तेज होती हैं, अग्रसर होती हैं। अब मैं इसको चेंज करवाता हूं, आपकी सांसें तेज करवाता हूं, चेस्ट तक लेके जाता हूं, ठीक है। आप सभी लोग आंखें बंद करके सिर्फ सोचिए पानी के बारे में। समुद्र है और आप समुद्र में खड़े हैं, विजुलाइज कीजिए। यहाँ पे हाथ रखना है या नहीं रखना? नहीं, अभी नहीं, अभी तो मस्त मौज, आप समुद्र के पास पहुंच जाओ, गोवा चले जाओ सारे। आंखें बंद करके खोल के बंद कर इमेजिनेशन आंखें बंद करके ज्यादा अच्छी होगी। तो अकेले पहुंचना है गोवा, है ना? ठीक है पीयूष। मेरे माइंड में तो 3 लोग हैं। इमेजिन वाटर, ठीक है। अब मैं आप सभी लोगों को एक मंत्र देता हूं छोटा सा, उसका उच्चारण कर लो। वम, VAM, वम, वम वम, मनी मन, मनी मन। इमेजिन वाटर एंड वम। वाटर 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 वाटर। नीले रंग का पानी आप सभी के आसपास है। आई एम नॉट प्लेइंग गेम, ये सांस आप सभी लोगों की है जो इस मंत्र उच्चारण से और विजुलाइजेशन से तेज हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे तो आपकी सांस का फ्लो बहुत तेज हो गया और वो यहां तक, चेस्ट तक आनी स्टार्ट हो जाएगी जब आप एक्सहेल करोगे। और सांस जो लगभग लिप्स तक हल्की हल्की आ रही थी, उसका फ्लो जो है वो काफी हैवी और काफी पावरफुल होता चला जाएगा। इस तरीके से आप 5 के 5 एलिमेंट्स जो हैं उनको चेंज कर सकते हो, या ये ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं। अब जो वाटर एलिमेंट है और स्पेस एलिमेंट है, उसके डिफरेंस, जो हमने बागेश्वर धाम जी की बात करी या मन में बात जानने की बात करी, अगर आपका कोई तत्व चल रहा है, जैसे मान के चलिए मेरा
स्पेस एलिमेंट चल रहा है, उस वक्त पे स्पेस एलिमेंट चला जब हमने शिव जी की बात करी, मंदिरों की बात करी, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उन थॉट प्रोसेस में लेकर चला जाएगा जो थॉट प्रोसेसेस आपकी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड है, आपकी इच्छाओं से रिलेटेड है। जैसे आप शमशान घाट में कभी गए हो तो आपको एकदम से क्लिक होता है यार सब मोह माया है, सब कुछ त्याग देना चाहिए, एक ना एक दिन यहीं आ जाएंगे। ये सब स्पेस एलिमेंट है। हमारे जितने भी मंदिर भारत में बने हुए हैं सब स्पेस एलिमेंट को ट्रिगर करते हैं, इसीलिए मंदिर में जाकर इच्छा पूर्ति होती है, इसीलिए कहा जाता है कि आपको मंदिर जाना चाहिए। अब जब मैंने वाटर एलिमेंट की बात करी, जब मैंने वम की बात करी, वम तेज हुआ, आपकी नाक में से सांस 5 तरफ से आती है, फायर एलिमेंट यहां से आता है और वाटर एलिमेंट यहां से आता है। ये प्रिसाइज नोट करने वाली बात है। जब भी मेरा वाटर एलिमेंट चल रहा है और आप मेरे पास कोई प्रश्न लेकर आए तो आपको या तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है और या आपके साथ में इमोशनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। अगर आप मेरे साथ फायर एलिमेंट में आते हो तो ये फिक्स है कि आपको पैसों की समस्या है। अगर आप मेरे साथ अर्थ एलिमेंट में आते हो तो आपके जीवन में व्यापारिक समस्या है। इसको कोई नहीं टाल सकता। मतलब कि सपोज अगर हम अभी वाटर के बारे में बात कर रहे थे, हमने अपना हमारा वाटर एलिमेंट चल रहा था और उस स्टेट में जिसमें मेरा वाटर एलिमेंट स्टेट चल रहा है, अगर कोई मेरे पास आया है तो उसको वो प्रॉब्लम है या उसको वो प्रॉब्लम आपका अगर मेरा और उसके लिए ऐसा होना चाहिए कि मेरा काम ऐसा है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ या नहीं, काम कुछ से भी, कोई फर्क सबका नहीं। फिक्स है ये। तो जब भी कोई आपके पास आया तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा एलिमेंट कौन सा चल रहा है। ये दुनिया 5 तत्वों से बनी हुई है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। आकाश और जल का मैंने आप सभी लोगों को अभी एग्जांपल दे दिया। वैसे ही फायर एलिमेंट किस चीज को दिखाता है? पैशन को दिखाता है, एग्रेशन को दिखाता है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात देता हूं, जिस भी लोगों को एंजाइटी रहती है, अगर मेरे पास कोई व्यक्ति है मेरा फायर एलिमेंट चल रहा है तो मैं बड़े आराम से ये बात बोल दूंगा कि जी आपको एंजाइटी रहती है, आपको बहुत तकड़ा प्रॉब्लम है मानसिक। ईड़ा फायर मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अगर फायर वाली सांस आ रही है तो मैं बोल दूंगा कि आपके मन में तनाव है, और अगर राइट से निकल रही है तो मैं बोल दूंगा कि आपके तन में तनाव है। इतनी बात बोलते ही सामने वाला बोलेगा इसको कैसे पता लगा? ये साइंस है। तो मैं क्या मानता हूं कि जो भी सिद्ध पुरुष है भारत में उसको वो कोई ना कोई साइंस को तो फॉलो कर रहा है, क्योंकि मैं इस बात के खिलाफ हूं या मैं इस बात पे यकीन अभी तक नहीं कर पा रहा कि मेरे पीछे कोई ईश्वर है जो कान में मेरे कोई बात डाल रहा है। सर, जो हमारा कार्मिक चार्ट होता है जो हमारे पैदा होते ही बन जाता है, उसमें आप यकीन रखते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो अब मुझे बताओ कि अगर उसमें कुछ चीज़ मिसहैप है, ठीक है, मिसहैप है, और या फिर वो इतना ग्रेट नहीं है कि पैदा होते ही कार्मिक चार्ट है कि ये मीडियोकर जिंदगी जिएगा, और अब वो आ जाता है वास्तु के बिलीव में, वो प्रैक्टिसेस शुरू करता है, क्या वो प्री डेस्टाइंड कार्मिक चार्ट बदल जाएगा? जैसा मैंने शुरुआत में इस बारे में बात करी थी, प्री डेस्टाइंड कुछ नहीं है। जैसे आप नहीं, जो यहाँ कार्मिक चार्ट एक बन जाता है कि हाँ, मैं समझ गया। इवेंट्स, मेजर इवेंट्स पता लग लग जाता है। जाता है। जैसे सर वो है कि एक्सीडेंट होगा, जैसे कि पता चल जाता है अब कि एक मेजर इवेंट है, ये इस टाइम से इस टाइम तक थोड़ा हैवी है, टाइम हैवी है। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको इनकी कोरिलेशन बताता हूं। आप यहां से चंडीगढ़ जा रहे हैं, डेस्टिनेशन ए पॉइंट और बी पॉइंट फिक्स है, रास्ता फिक्स नहीं है। कौन सी गाड़ी पर जा रहे हैं ये फिक्स नहीं है। आप कितने ऐश्वर्या के साथ में जा रहे हैं ये फिक्स नहीं है। एक्सीडेंट फिक्स है, एक्सीडेंट कितनी बड़ी चोट देगा ये फिक्स नहीं है। आपकी कुंडली में लिखा हुआ है इसका, इस व्यक्ति का ट्रक से एक्सीडेंट होता है, जरूरी नहीं है कि वो आपको इतना फिजिकल एलिमेंट्स दे दे कि आपकी लाइफ ही खराब हो जाए। अब इसको मैचिंग कहां से मिलती है? जिसके भी घर में साउथ ईस्ट में पूजा रूम है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा रूम है, जिसके भी घर की एंट्री साउथ ईस्ट की है, जिसके भी घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में काला रंग है, नीला रंग है, उनका एक्सीडेंट होगा और उनको पीड़ा ज्यादा होगी, प्रॉब्लम ज्यादा होगी। पूजा रूम है तो जिस भी घर में एक्सीडेंट से डेथ हुई हो कभी, उनके घर में साउथ ईस्ट में आपको भगवानों की तस्वीर मिल जाएगी। ये इतना फिक्स है। कुंडली में हर महीने, हर 15 दिन में एक इवेंट ऐसा आता है जो बुरा होगा, एक इवेंट ऐसा आता है जो अच्छा होगा, पर ये घर डिसाइड कर रहा है कि आपका वो इवेंट कितना बड़ा और कितना छोटा हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आपके 1 महीना हॉस्पिटल में बीतना है। हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड है या कोई दूर का रिश्तेदार है, उसको कोई प्रॉब्लम हुई और आप खून देने चले गए। आपकी कुंडली ने अपना काम कर दिया, आपकी सुई लगनी थी, खून निकलना था, कुंडली ने अपना काम कर दिया। मैं बहुत सारे लोगों को ये उपाय देता हूं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है और उसकी मार्स की या मंगल की दशा आ गई और ये दिखा रहा है कि इसका ऑपरेशन होना है, तो मैं जाके बोलता हूं वो सुइयों वाला एक्यूपेंचर होता है वो करवा कर आ जा। एस्ट्रोलॉजिकल सेम उपाय हो गया। आपके शरीर में सुई चुभनी थी, खून निकलना था और उपाय होना था।
1 महीना बेड पे रहना था और एक्यूपेंचर कम से कम 1 से 1.5 महीना लेता है जो प्रोसेस है। तो आपका उपाय सेम हो गया। डिस्टाइंड जो कर्मा है उसने भी अपना रोल प्ले कर दिया, वास्तु ने भी अपना रोल प्ले कर दिया, होना तो है ही, अब आप किस तरीके से करते हो वो एक। सो दिस इज सो इंटरेस्टिंग कि तुमको पहले ही मालूम पड़ जा रहा है कुंडली से कि ये हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करेगा। ये हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करे। जैसे एक और बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जिसका 12वां नंबर खाना एक कुंडली के अंदर होता है। हालांकि मैं एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरे पास अगर स्वर विज्ञान और वास्तु है तो एस्ट्रोलॉजी मेरा कुछ नहीं कर सकती। अगर 12th हाउस आपका एक्टिव होता है तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन होता है, आप हॉस्पिटल में जाओगे ही जाओगे। आपकी दशा ही 12वां खाना बच्चों का खेल है। मेरी 12 वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं, सीख लो, सबको समझ में आ जाएगा। उसमें आपको पता लगा इस व्यक्ति का हॉस्पिटलाइजेशन होना है, उसी वक्त पर आप दुबई घूमकर आ जाओ, मतलब फॉरेन लैंड पे जाओ, आपका हॉस्पिटलाइजेशन टल जाएगा। ये गेम है, क्योंकि वही हाउस आपको हॉस्पिटलाइजेशन दिखाता है, वही हाउस आपको फॉरेन ट्रैवल दिखाता है, वही हाउस आपको मॉल्स के अंदर शॉपिंग दिखाता है। सर एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में कि सिंस आप ये प्रैक्टिस करते हो, यू नो अबाउट इट राइट, तो मैं ये बस बहुत रैंडम क्वेश्चन है कि आप लास्ट टाइम कब बीमार हुए थे या कभी जाना पड़ा, ऐसा कुछ हुआ? आप इस तरीके से प्लान कर रहे हो अपनी लाइफ, उसके या अकॉर्डिंग आप चलते बचा हो? लेते हो अपने मैं इस तरीके से तो plan आप कर रहा हूं। मैं लास्ट बीमार हुआ था जब मुझे कोविड हुआ था, और टचवुड कोई कोविड मतलब हुआ था, मतलब उस कोविड को जब तक रिपोर्ट आई तब तक तो नॉर्मल भी हो गया। पर सर हम यहाँ पे मेजर बीमारियों की बात कर रहे हैं ना, जैसे बुखार उखार तो नॉर्मल है, वो ये तो देखो होगा भी, मतलब ये तो होना भी चाहिए, अब प्रैक्टिकली आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। बट टचवुड मैं मेरे अब ऐसी बातें यूट्यूब पे नहीं करनी चाहिए, हालांकि मैं, मेरा परिवार, हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से एक हेल्दी जीवन को व्यतीत करते हैं। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कोशिश ये रहती है, मैं ईश्वर से डर के बोलूंगा कि हम सॉल्व कर लेते हैं। मुझे लगता है, जो मुझे समझ आया आपके साथ बैठ के, कि इंसान अगर अवेयर हो जाए और जो एनर्जीज हैं उनके साथ मिलके खेले, कोलैबोरेट करके खेले, तो आगे बढ़ना इजी हो जाता है। बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं ना, आज अगर मैंने किसी से 21 करोड़ रुपए कंसल्टेशन ली है, कोई मजाक तो नहीं है। कितने लोग होंगे जो बिजनेस को संभालते होंगे, जो अपनी टीम भेजते होंगे। मैं तो अकेला जाता हूं और उसने मेरे खाते में पैसे ट्रांसफर किए हैं। हम तो वही उपाय देकर आ रहे हैं जो मैं आपको दूंगा, जो उस व्यक्ति को दूंगा। और जो दे रहा है, क्या वो पागल है? यूट्यूब पर बैठकर कमेंट कर देगा, 21 करोड़ से 200 करोड़ बनाने की सोच रहा है या 2000 करोड़ बनाने की हाँ 2000 करोड़ बनाने की सोच रहा है, उनका आईपीओ लॉन्च हो रहा है। आप इस बात को सोचने की कोशिश कीजिए कि कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर बैठकर ये कर सकता है, ये सब पाखंडबाजी है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो 1000 करोड़ बना चुका, उसको पाखंड नहीं लग रहा, तुम्हें पाखंड लग रहा है। अगर मैं लोगों को 21 करोड़ तो खैर बहुत ज्यादा लग रहा होगा। मैं ये बात बोलता हूं कि मेरी बेसिक मिनिमम फीस जो 12 लाख रुपए है, अगर मैं आपसे 1 घंटा बैठकर डिस्कशन कर रहा हूं या कंसल्टेशन दे रहा हूं, अगर मैं 12 लाख रुपए आपसे चार्ज कर रहा हूं और कोई मुझे दे रहा है, तो कुछ तो उसकी लाइफ में दिया होगा, तभी वो दे रहा है। अदरवाइज कोई क्यों देगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। और अगर मैं ये बात बोलकर देता हूं कि अगर आपको फायदा ना हुआ तो मेरे से पैसा वापस ले लेना, तो क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम यहां पर आती है कि हम अंधविश्वास मान रहे हैं। मैं तो ये बात बोल रहा हूं, जस्ट अप्लाई। अगर आपको ठीक लगे तो करो, नहीं तो मत करना। बट लेकिन सर पता है, लोग विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि पाखंडी और ढोंगी लोग भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो इसलिए फिर ऑडियंस, फिर जनता को लगता है कि यार अच्छा, जो वो कहते हैं ना कि अगर एक खराब है तो पूरा फिर सारी कम्युनिटी ही खराब हो जाती है। हर जनता को सबसे पहले इस बात का ध्यान देना है, साइंस मानना है, विश्वास नहीं करना। जब विश्वास की बात आती है ना कि यार मैं मानता हूं तू भी मान ले, यहां से पाखंड शुरू हो जाता है, यहां से झूठ स्टार्ट होता है। जब प्रैक्टिकलिटी स्टार्ट होती है, जब भी मैं किसी कंसल्टेशन करता हूं, मैं ये बात बोलता हूं, मुझे लिख कर दो कि क्या प्रॉब्लम है और मैं आपसे लगभग 30 दिनों के बाद मिलूंगा। अगर वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हुई तो मेरे को आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। अगर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है तो सामने वाले को लगता है कि हाँ यार साइंस की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूंगा जी मैं आता हूं और आपके पास चमत्कार होते हैं, बोलते चल भाई। हमारे साथ में प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोग इस पद्धति पे चलने वाले हैं। जैसे वास्तु के नाम पर आपको सामान बेचकर चले गए। एक मॉल के अंदर आप जाओगे, एक रेडी लगी हुई है, वो नमक बेच रहा है और वो बोल रहा है इससे पैसा आएगा, तेरे पास क्यों नहीं आया? ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक रेमेडी सबके लिए काम नहीं करती। आपके सिर में दर्द है तो डॉक्टर आपको अलग एनालाइज करेगा, आपके में अलग है तो आपको अलग एनालाइज करेगा। अगर एक डॉक्टर सभी को एक ही सिर दर्द की दवा दे रहा है तो वो झूठ बोल रहा है। एनालिसिस मस्ट है और हमारी हर साइंस एनालिसिस देती है। मैं इसका एक और एग्जांपल देता हूं। आप सभी लोगों ने शिव जी की बात करी, अब गणेश जी के मंदिर चलते हैं।
गए हो गणेश जी के मंदिर, हम लोग गए, जो भी बच्चा पढ़ाई में वीक है, अगर वो हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाता है तो उसकी बुद्धि स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमारे जो मंदिर हैं वो सिर्फ ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के लिए है। जैसे गणेश जी एकमात्र ऐसे डाइटी हैं, एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका शरीर बच्चे का है, लेकिन दिमाग जो है वो सबसे ताकतवर जानवर का है, सबसे हैवी जानवर का है। जब एक बच्चा जाता है उस मंदिर के अंदर तो वो अपने आप से कनेक्ट होता है कि मेरे जैसा कोई देवी देवता है, रौद्र नहीं है, चूहे पर चलता है, मेरे जैसा है, नटखट है, एक दांत नहीं है, बच्चों के नहीं होते ना, वो उससे कनेक्ट करता है। और हर मूर्ति सिद्ध मंदिर में पश्चिम दिशा में लगी होती है, आप जाओ चेक करो क्यों लगी होती है, क्योंकि पश्चिम दिशा स्पेस एलिमेंट की है और वहां पर देखकर पाठ पूजा करने से मैनिफेस्टेशन जल्दी होती है। अब जब बच्चा पढ़ाई के टेबल पर गणेश जी की मूर्ति छोटी सी लगा लेगा, रख लेगा, ये कॉपियों में गणेश जी का स्टिकर भी बना लेगा तो उसकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाएगी। ये उपाय हैं और ये हमारे ही शास्त्रों के उपाय हैं। मैं कोई, हम पाखंड की बात नहीं कर रहे, कोई ताबीज की बात नहीं कर रहे, कोई तंत्र मंत्र टोटकों की बात नहीं कर रहे। मैं ये बात बोल रहा हूं कि A+B=C, आपको वो A और P जानना है। सर अब थोड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं। ये जो नेगेटिव, अभी आपने ये इंटरेस्टिंग बोला, दैट मींस आपका तत्व चेंज हुआ। पहले आप पहले आप चेक करो कि आप अर्थ से फायर के अंदर गए कि नहीं गए। जब भी इंसान अर्थ में है तो वो स्टेबल है उस टॉपिक के ऊपर, अगर वो चेंज हुआ है तो वो एयर में गया या फायर में गया। आपकी 8 फिंगर्स तक अगर रह गई है, आप चेंज चाहोगे। अगर आप यहाँ है, यहाँ है ना तो ये फायर है। हाँ फायर आगे, क्योंकि टॉपिक ऐसा है ना ये। अगर यही चेंज है, आपकी मनोस्थिति जो है आपकी सांसों से पता लगती है। आप प्लीज। हाँ तो सर यही टॉपिक है कि नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं, जैसे कि भूत हो गया या फिर ब्लैक मैजिक हो गया, तो वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एनर्जीज अगर तुम्हारा गलत है तो क्या आ सकती impact कर सकती है, या अगर- फिर आप ब्लैक मैजिक को ब्लॉक कर सकते हो अगर तुम्हारा वास्तु ठीक है ऐसे, और आप बिलीव करते हो या नहीं करते वो भी बता हाँ, देना मैं इस यकीन चीज़ करता हूँ, मैं यकीन करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण क्या है, अगर एक पानी के गिलास में पॉजिटिविटी हो सकती है तो एक पानी के गिलास में नेगेटिविटी भी हो सकती है। वो कहां से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ब्लैक मैजिक क्या है, जब मैंने मैजिक को इस इंटेंशन से बिल्ड किया या तंत्र को इस इंटेंशन से बिल्ड किया कि सामने वाले का नुकसान हो, तो वो ब्लैक मैजिक। इस इंटेंशन से बिल्ड किया उन्हीं मंत्रों को, उन्हीं चीजों को कि सामने वाले का फायदा हो, तो वो गुड मैजिक है या प्योर मैजिक है, जिसको हम बोलते हैं कि एक अच्छा विज्ञान है। ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है अगर मैं तामसिक व्यक्ति हूं जो दूसरों का बुरा सोचता है, तो वो इंसान जो भी मैजिक करेगा वो बुरा करेगा। जैसे एक छोटा सा टोटका है, आप सभी लोगों ने अपनी मां से किया होगा कि नजर लग गई तो उसने मिर्चों को लिया और जाकर जला दिया। ये फायर एलिमेंट को इम्बैलेंस को बैलेंस करना है। जल अग्नि तत्व है ना, जब भी आपके अंदर की अग्नि परेशान हुई तो मां आई, मां ने आके आपकी नजर उतार दी। मैजिक एग्जिस्ट करता है, ब्लैक और व्हाइट करने वाले पर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल रोल से कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति इस सब चीजों में पड़ रहा है तो मैं सभी को ये बात बोलूंगा, डोंट गो इनटू दिस। अपनी पावर दूसरे के हाथ में कभी मत दो। सर ऐसे ही अगर लोग, आप कह रहे हो कि वास्तु कंसल्ट करना चाहिए, मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा, बट हम भी तो अपने घर का ही कंट्रोल किसी के हाथ में किसी दे के रहे हैं, हाथ में नहीं हमें दे थोड़ी रहे। पता वो जेन्युइन है या एग्जैक्टली नहीं। मैं ये बात बोल रहा हूं, आप किसी के हाथ में घर का कंट्रोल नहीं दे रहे, आप घर की ही ऊर्जाओं को, घर की ही चीजों को खुद से कंट्रोल कर रहे हो। मैं सिर्फ आपको बता के जा रहा हूं ये किचन गलत है। बट सर वो पता कैसे चले हम जैसे लोगों को कि आप सही बता रहे हो या नहीं बता रहे? मतलब आप पे नहीं मैं क्वेश्चन कर रहा, Overall मैं कैसे पता लगे? एक जनरल आदमी, जैसे मान के चलो किसी ने आपको रीच आउट करा, उसे रिवर्ट नहीं मिला है, किसी का पड़ोसी है वो करता है, वो गया 4 लोगों से अच्छी बातें भी सुन ली कि हाँ यार ये बंदा जेन्युइन है, अब वो आया बता के चला गया, जैसे आपने कहा मीडियम उसने अच्छे जानबूझ के गलत बता दिया या कुछ, तो उसमें ट्रस्ट कैसे करे किसी बट को? सर अपनी बात बता रहे हैं ना कि विद इन 30 डेज अगर नहीं आता तो नहीं cashback- अपनी नहीं, किसी और की। कैशबैक, और अगर आप मेरे को ज्यादा पैसे दे रहे हो तो मैं डबल भी वापस कर सकता हूँ। नहीं किसी और की, एक जनरल कॉमन मैन। हाँ, अब मैं इसका सबसे पहली चीज तो ये बताऊंगा, जो भी आपके घर में एंटर करता है जिससे आप किसी एनर्जी से जुड़े हो, सर्विस से जुड़े हो, उस व्यक्ति को पहले प्रैक्टिकल कर लो कि मुझे क्या फायदा होगा। शुभ अशुभ शब्द नहीं आना चाहिए, जैसे कुछ ना कुछ तो अच्छा हो जाएगा, कुछ तो पॉजिटिविटी लग रही है, कुछ तो अच्छा लग रहा है, ये शब्द नहीं आने चाहिए। भाई आप करके जा रहे हो, क्या अच्छा होगा।
अपने शब्दों को चयन सही करो। आप कस्टमर हो, आप पे करके किसी को बुला रहे हो। हाल फिलहाल मैं गुजरात में गया, बड़ौदा में एक फैक्ट्री का वास्तु करने गया। वहां पर उनके जो मैनेजर होते हैं वो मिले, उन्होंने बोला कि मेरे भी एक वास्तु कंसल्टेंट है और वो इतने अच्छे हैं, वो किसी से पैसा नहीं लेते। अब सोच के देखो, मैं एक फैक्ट्री में गया और मैंने वहां से 51 लाख रुपए फीस ले रखी है। सामने वाला बोलता है कि आप तो चीटर हो क्योंकि आप 51 लाख रुपए लेते हो। मेरे यहां पर जो बंदा आता है वो तो जी फ्री में करता है, इसलिए वो भगवान है। मैंने छूटते ही अपना स्वर विज्ञान चेक किया और बोला कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है। उन्होंने बोला कि जी मुझे तो नहीं पता नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट। आप वाला प्रश्न यार, मैंने तो किसी पे यकीन किया था, अब आप तो वहम डाल रहे हो। मैंने कहा जी आप फोन लगाकर बात करा दो। हमने फोन लगाया तो उसने कहा हाँ जी नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। मैंने कहा आपने क्यों बनाई? कहते जी इन्होंने इजाजत नहीं दी थी मुझे। आपका कंसल्टेंट फ्री में काम कर रहा है, पैसों में काम कर रहा है, इससे ऑथेंटिसिटी नॉन ऑथेंटिसिटी नहीं जानी जा सकती। किस बात से जानी जाएगी कि भाई मेरे को कब और कितना फायदा होगा, हाँ, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, किस दिन से मेरे को क्या मिलने वाला है। मैं आपके पास आया, मैं आपको बोलता हूँ जी पर्दे चेंज करवा दो, आप बोलोगे ठीक है जी मेरे लिए कितनी बड़ी बात है, नीचे वाले ऊपर लगा देंगे। और आप थोड़े दिन के बाद हाँ यार कुछ ना कुछ तो अच्छा लग रहा है, एक वास्तु वाला आया था बता के चला गया, तो इट इज नॉट गुड। आप ये बात बोलो कि उसने पर्दे हटवाए थे और 21वें दिन ये हुआ, ये साइंस है। अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैंने पानी पिया और मेरी प्यास बुझी, तो शरीर को पता लगेगा कि प्यास बुझी, अदरवाइज फिर वो पानी नहीं है। एंड हाउ क्विक इज वास्तु? कितने दिन में? 21 से 30 दिन। 21 से 30 दिन। मतलब रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1 से 2 दिन में भी यू कैन फील। सही। ऑसम भाई, ये पॉडकास्ट खत्म नहीं हो सकता। सर की जो बातें हैं ना चलती हमने सोचा रहेंगी। नहीं था इतना लंबा चलेगा ये। और वैसे सर मैं अभी से आपको बताना चाहूँगा, अगर कमेंट में आप लोग बता दो अगर आपको और डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन चाहिए तो हम सर को दोबारा इनवाइट करना चाहेंगे। जरूर और डीप बातें हो जाएंगी आपके साथ फिर। जो भी टॉपिक इस विषय में सुनना चाहें हम लोग दोबारा मिलेंगे, दोबारा बात। तो सर बिफोर वी रैप अप, मैं चाहूँगा कि आप कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस या केसेस थोड़े और बता पाए, ताकि अगर किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आपको कांटेक्ट कर ले, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस। थोड़े टाइम पहले की बात है कि मेरे ऑफिस का ही एक स्टाफ मेंबर था, बच्ची थी, वो कहीं भाग गई, वो गुम गई, ऑल ऑफ सडन गायब हो गई वहां से। तो यूजुअली क्या होता है, जो लोग आपको फॉलो करते हैं ना, तो वो हर चीज के लिए फॉलो करते हैं। वो पूछते हैं कि यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हमें बताओ वो कहाँ गई होगी। तो मेरे पास फोन आया, तो मेरा फर्ज बनता था कुंडली देखना, और मैंने बोला कि आप जिस भी गुरु महात्मा को मानते हो वो इस दिशा में यहां पर गई हुई है, और अपने घर में यहां पर उसका सामान पड़ा होगा, इसको हटा दो तो वो वापस आ जाएगी। अगर आपके घर में आपके बच्चे हैं और उनका सामान साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, एक दिशा है जो नृत्य कोण होता है, जो लोग समझते हैं साउथ वेस्ट दिशा को समझते हैं, एक दिशा है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, वहां पर आपने अपने बच्चों के कपड़े रखे हैं, फोटोग्राफ रखे हैं, तो उनके मिस हो जाने के चांसेस, उनको चोट लगने के चांसेस, उनको बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने उधर से उठाकर उसका सामान शिफ्ट कराया और उनको बताया जिस भी मंदिर में वो जाती हैं उनसे आप एक बार संपर्क कर लो, 100% आपको 24 घंटे के अंदर अंदर वहीं पर मिल जाएगी। और वही हुआ, वो बच्ची उनको मिली। और कहाँ मिली वो एक पर्टिकुलर मंदिर को फॉलो करते हैं, अच्छा, पंजाब में, वो वहीं पर वो बच्ची उनको मिली। सही है सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, और आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो सर की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इवन यूट्यूब का गोल बटन स्क्रीन पे आएगा, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, आप जाकर इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप जो फेस कर रहे हो। और सीखने के लिए भी इनके यूट्यूब चैनल पे कोर्सेज अवेलेबल है जैसे इन्होंने बताया। और मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में। फ़िलहाल कमेंट कर देना जितनी एक्सरसाइजेज हमने साथ में करी, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा हो तो आप कमेंट ज़रूर करें।